ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल कम टू क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट। प्लीज आप ध्यान दें, क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट। ठीक है, देखो क्रॉप्स जब ग्रो कर रहे होते हैं या ग्रो कर चुके होते हैं तो बहुत सारे डेंजर्स होते हैं जो क्रॉप्स को बर्बाद कर सकते हैं। तो क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग ग्रोथ एंड सेकेंड इज स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। सेकेंड पॉइंट तो क्या आप समझ ही रहे होंगे कि जब क्रॉप से हमें ग्रेन्स मिल जाते हैं तो उनको स्टोर किया जाता है किसी जगह पे, तो स्टोर सेफली करना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो फिर ग्रेन्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं। और ये जो है पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग ग्रोथ, इसमें क्या है कि जब क्रॉप्स ग्रो ही कर रहे होते हैं तब उनको बहुत खतरा होता है इंसेक्ट से, डिजीजेस से, तो उनसे उनको बचाना होता है। तो स्टूडेंट्स एक एक करके दोनों पॉइंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले इसको अटैक करते हैं। ठीक है, तो पेस्ट कंट्रोल, तो सबसे पहले पेस्ट होता क्या है, पेस्ट का मतलब क्या है? पेस्ट इज एनी डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म विच कैन डिस्ट्रॉय और हार्म क्रॉप्स और प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम। प्लीज नोट स्टूडेंट्स, क्या डिफिनेशन है? पेस्ट इज एनी डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म, पेस्ट इज एनी डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म विच कैन डिस्ट्रॉय और हार्म क्रॉप्स और प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम। ठीक है, कोई भी डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो एनिमल भी हो सकता है और प्लांट भी हो सकता है। कोई भी डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म जो कि डिस्ट्रॉय कर सकता है क्रॉप्स को या उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट्स को, उसको क्या बोलते हैं? पेस्ट। उसको बोलते हैं पेस्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, पेस्ट जो होते हैं मेनली तीन टाइप के होते हैं जो हम यहां पे देखने वाले हैं। एक होता है वीड्स, एक होता है इंसेक्ट्स और एक होता है पैथोजेंस। प्लीज नोट द स्पेलिंग, पैथोजेंस। ठीक है, वीड्स, इंसेक्ट्स एंड पैथोजेंस। ठीक है, तो पेस्ट है क्या ये आप समझ चुके हैं? कोई भी डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म जो क्रॉप को हार्म पहुंचा सकता है या उससे मिलने वाले प्रोडक्ट्स को हार्म पहुंचा सकता है। अब पेस्ट तीन तरीके के हो गए, वीड्स, इंसेक्ट्स एंड पैथोजेंस। अब इन तीनों को एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीड्स क्या होते हैं? वीड्स क्या होते हैं? देखो, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टीवेटेड फील्ड। जैसे आप स्टूडेंट्स इस फोटोग्राफ में देखो, ये जो आपको क्रॉप्स दिख रहे हैं वो कल्टीवेट किए गए, लेकिन बीच बीच में आपको ये सब दिख रहा है, ये वीड्स है। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो फार्मर ने नहीं लगाए, ये अपने आप से उग गए हैं यहां पर। ठीक है, ये अनवांटेड है, इनको वीड्स बोलते हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है यहां पे। फिर आप देख सकते हो यहां पर ये सब जो प्लांट्स हैं वो फार्मर लगाए हैं, उससे हमें कुछ यूजफुल मिलने वाला है, लेकिन बीच बीच में ये लंबे लंबे से प्लांट्स जो है वो ग्रो कर गए हैं अपने आप। तो इनको क्या बोलते हैं? वीड्स। इनका कोई काम नहीं है, इससे हमें कुछ यूजफुल सब्सटेंस नहीं मिलने वाला है। तो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टीवेटेड फील्ड। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं वीड्स के, मतलब ये जो फालतू के बेकार के क्रॉप्स ग्रो हो गए हैं यहां पे, प्लांट्स ग्रो हो गए, उनका कुछ नाम भी होता है। जैंथियम, पार्थेनियम, साइपेनिरस रोटंडस। दीज आर सम नेम्स ऑफ प्लांट्स विच आर एक्चुअली वीड्स, जो अपने आप ग्रो कर जाते हैं एग्रीकल्चर लैंड में। अब उनसे प्रॉब्लम क्या होती है? इन वीड से क्या प्रॉब्लम है हमें? अगर ये ग्रो कर गए तो क्या हमारा ले रहे हैं वो, क्या डिसएडवांटेज है उसका? दे कंपीट विथ डिजायर्ड क्रॉप्स फॉर फूड, स्पेस एंड लाइट। अब आप देखो, ये जो यहां पे वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर गए हैं, वो सॉइल से कुछ न्यूट्रिशन ले लेंगे, सॉइल से कुछ वाटर ले लेंगे, जो कि एक्चुअली इन क्रॉप्स को मिलना चाहिए था। ठीक है, तो इन क्रॉप्स का घाटा हो गया ना, इनको कम न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। They compete with desired crops for food, space and light. Desired crops get less nutrients and are adversely affected. सही है स्टूडेंट्स? ओके, अब इंसेक्ट्स, वीड्स की कहानी हो गई। अब इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स आर अदर टाइप ऑफ पेस्ट। इंसेक्ट्स कैन हार्म प्लांट्स इन फॉलोइंग वेज। इंसेक्ट्स क्या होते हैं ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो यहां पर इंसेक्ट से कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं। इंसेक्ट किस तरह से प्लांट्स को या क्रॉप्स को हार्म पहुंचा सकते हैं? दे कैन कट रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, दे कैन गेट इनटू फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड स्टेम ऑफ प्लांट्स, डिस्ट्रॉइंग देम। ठीक है, दे कैन सक फूड एंड वाटर फ्रॉम प्लांट बॉडीज। वो प्लांट की बॉडी में एंटर करके उससे फूड, सॉरी, उससे वाटर या फूड निकाल सकते हैं, सक आउट कर सकते हैं। तो प्लांट की बॉडी में फूड की कमी हो जाएगी, प्लांट जो है वो डाई कर सकता है। ठीक है, उसको कुछ डिजीजेस भी हो सकते हैं, राइट। थर्ड टाइप ऑफ पेस्ट आर पैथोजेंस। अब पैथोजेंस एक अलग सा वर्ड आपको दिख रहा होगा। पैथोजेंस का मतलब क्या होता है? एनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस डिजीज इज कॉल्ड पैथोजेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई। दिस इज फंगाई, फंगाई।
दीज आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो कि प्लांट्स में डिजीज क्रिएट कर सकते हैं। हमारे बॉडी में भी, ह्यूमन बॉडी में भी ये सारी चीजें डिजीज क्रिएट करती हैं, वैसे प्लांट में भी डिजीज क्रिएट कर सकती हैं। तो इनको बोलते हैं पैथोजेंस। जैसे इन फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हो कि ये जो प्लांट है उसमें कोई डिजीज हो गई है, इस प्लांट में भी कुछ डिजीज हो गई है, जिससे ये प्लांट्स जो है वो बर्बाद हो गए। ठीक है। प्लांट्स कैन गेट दीज ऑर्गेनिज्म्स फ्रॉम सॉइल, एयर एंड वाटर। ये जो ऑर्गेनिज्म्स हैं जिनसे डिजीज हो सकती है प्लांट्स को, वो कहां से आते हैं? सॉइल से, एयर से या वाटर से। Diseases caused can spread in all crops on the field and destroy the entire cultivation। ठीक है, अब समझ लो पैथोजेंस जो होते हैं बड़े डेंजरस होते हैं। अगर ये प्लांट में लग जाए तो प्लांट में डिजीज हो जाएगा और पूरे क्रॉप में वो डिजीज फैल सकती है, जिससे कारण कि पूरा का पूरा क्रॉप ही डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, तो हमने पढ़ लिए कौन से 3 टाइप के पेस्ट होते हैं, पैथोजेंस, उसके पहले हमने पढ़ा कौन सा, इंसेक्ट्स, उसके पहले वीड्स। अब किलिंग पेस्ट्स, ये जो पेस्ट हैं उनको कैसे मारा जाए ताकि क्रॉप्स बच जाएं। पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन प्लांट्स, दीज आर टॉक्सिक केमिकल्स। आप देखो यहां पे पेस्टिसाइड स्प्रेड किए जा रहे हैं, यहां पे भी पेस्टिसाइड स्प्रेड किए जा रहे हैं, यहां पे हेलीकॉप्टर के हेल्प से पेस्टिसाइड जो है वो स्प्रेड किया जा रहा है क्रॉप से, जिससे कि डिफरेंट टाइप के जो मैंने आपको पेस्ट बताया वो मर जाते हैं। पेस्टिसाइड्स भी कई तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स, आप देखें। हर्बिसाइड्स वैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं जो वीड्स को किल करते हैं, मतलब अनवांटेड प्लांट्स को किल कर सकते हैं, हर्बिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स जो हैं वो ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जो इंसेक्ट्स को किल करते हैं, आप समझ रहे होंगे। फंगिसाइड्स वैसे पेस्टिसाइड्स हैं जो फंगी को किल करते हैं। पता नहीं फंगाई की स्पेलिंग में बार बार गलत क्यों लिख रहा हूं, फंगाई को किल करते हैं। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स ये जो पेस्टिसाइड्स हम यूज कर रहे हैं वो बड़े यूजफुल हैं। क्यों यूजफुल है? क्योंकि उनसे पेस्ट जो है वो मर जाते हैं, तो हमारे क्रॉप्स को हार्म नहीं पहुंचता है। लेकिन क्योंकि ये पेस्टिसाइड्स केमिकल होते हैं, देखो दीज आर टॉक्सिक केमिकल्स, तो इन पेस्टिसाइड्स का कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। वो क्या होते हैं वो भी हमें पता होने चाहिए। डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड्स, पहले तो पॉल्यूशन, इनके कारण पॉल्यूशन हो सकता है। कैसे पॉल्यूशन हो सकता है? आप देखो ये जो पेस्टिसाइड्स आपने यहां क्रॉप में डाला, ठीक है, अगर आप इरिगेशन करोगे, पानी डालोगे, तो अगर आपने ज्यादा पानी डाल दिया तो क्या होगा? वो पानी जब बह के बाहर जाएगा, वो पानी जब बह के बाहर जाएगा तो उसके साथ कुछ पेस्टिसाइड्स भी चले जाएंगे डिसॉल्व होके। ठीक है, ठीक है, तो इस पानी में पेस्टिसाइड डिसॉल्व होगा। अब ये जो वाटर है वो मान लो रिवर या लेक में जाके डंप होगा। ठीक है, तो ये पेस्टिसाइड उस रिवर के वाटर में मिल जाएगा तो वाटर पोल्यूशन होगा। ठीक है, तो पेस्टिसाइड यूज करने का एक मेजर डिसएडवांटेज होता है पॉल्यूशन। ठीक है, टॉक्सिक टू मेनी यूजफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये जो पेस्टिसाइड्स हैं वो कई सारे प्लांट्स को भी हार्म पहुंचा सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात मेरी? ठीक है, तो अब देखेंगे वीड कंट्रोल। तो स्टूडेंट्स ऐसे तो हमने देखा कि वीड्स को मारने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का यूज कर सकते हैं। कौन से पेस्टिसाइड्स? हर्बिसाइड्स बोलते हैं उनको, हर्बिसाइड्स। लेकिन क्योंकि इन हर्बिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का अपना डिसएडवांटेज भी है, तो बेस्ट तो यही होता है कि हम कुछ ऐसा करें कि वीड्स लगे ही नहीं हमारे फील्ड में। ठीक है, ताकि उनको मारने की जरूरत ही नहीं पड़े। वीड कंट्रोल इन्वॉल्व्स प्रिकॉशनरी मेजर्स टू अवॉइड वीड ग्रोथ। ठीक है, वीड कंट्रोल इन्वॉल्व्स प्रिकॉशनरी मेजर्स टू अवॉइड वीड ग्रोथ। ऐसा कुछ करना है कि वीड की ग्रोथ हो ही नहीं, ताकि हमें हर्बिसाइड्स यूज ही नहीं करना पड़े उनको मारने के लिए। ठीक, तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, मैनुअल रिमूवल ऑफ वीड्स। जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हो कि कोई वीड अगर ग्रो कर रहा है तो उसको आप मैनुअली जाके रिमूव कर दो, हालांकि ये टीडियस टास्क है। सीड बेड प्रिपरेशन, प्लीज आप ध्यान दें क्या है इसका मतलब। फील्ड्स आर प्लॉड डीप, जैसे आप देख सकते हो बहुत डीपली फील्ड्स को प्लॉ किया जा रहा है। दस वीड सीड्स कम ऑन टॉप एंड जर्मिनेट इन फ्यू डेज। उससे क्या होगा कि अगर वीड्स के कुछ सीड्स अंदर दबे हुए थे तो वो बाहर आ जाएंगे और बाहर आके वो जर्मिनेट हो पाएंगे आराम से। ठीक है, नाउ दे कैन बी रिमूव्ड बिफोर प्लांटिंग एक्चुअल क्रॉप्स। आप समझ लो क्या करते हैं? ठीक, मान लो आपने ज्यादा प्लॉ नहीं किया और सीधे क्रॉप्स ग्रो कर दिया, तो क्या होगा? धीरे धीरे जो वीड्स के सीड्स हैं वो वीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम इस तरह से प्लॉ कर देते हैं। प्लॉ करने से अगर हम बहुत डीपली प्लॉ कर रहे हैं तो अंदर दबे हुए जो सीड्स होंगे वीड्स के, वो बाहर आके जर्मिनेट हो जाएंगे कुछ दिनों में।
फिर हम उसको उखाड़ डालेंगे और उसके बाद एक्चुअल क्रॉप्स डालेंगे। तो वही लिखा हुआ यहां पे, फील्ड्स आर प्लॉट डीप, दस वीड सीड्स कम ऑन टॉप एंड जर्मिनेट इन फ्यू डेज, नाउ दे कैन बी रिमूव्ड बिफोर प्लांटिंग एक्चुअल क्रॉप्स। तो इस तरह से वीड्स की समस्या खत्म हो जाएगी। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन के हेल्प से ही वीड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। सम क्रॉप्स डिस्ट्रॉय वीड्स इन फील्ड्स, सम क्रॉप्स डिस्ट्रॉय वीड्स इन फील्ड्स, कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको लगाने से वीड्स अपने आप ही मर जाते हैं। सच क्रॉप्स आर इंक्लूडेड इन क्रॉप रोटेशन। तो जब हम क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा क्रॉप, तो उसमें से कोई ना कोई क्रॉप ऐसा लगा दें जो वीड्स को मारता हो, वीड्स को मारता हो। समझ रहे हैं आप? देन सी दिस प्रॉपर सोइंग टाइम। देखो क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप क्रॉप लगाओगे ना, तो उसमें वीड्स लगने के चांसेस कम होते हैं। किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर क्रॉप को लगाओगे तो उस टाइम पे उसमें वीड्स लगने के चांसेस कम होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसी टाइम पे लगाया जाए, उसी सीजन में क्रॉप्स को लगाया जाए, उसी वेदर में क्रॉप्स को लगाया जाए। वही लिखा गया प्रॉपर सोइंग टाइम। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट नॉट फेवरेबल, वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में वीड्स के ग्रो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है, इसके हेल्प से भी वीड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। होता क्या है कि इंटरक्रॉपिंग में आप कई सारे क्रॉप्स लगाते हो, तो ये जो क्रॉप है ये कुछ न्यूट्रिएंट्स ले रहा होगा, फिर ये जो क्रॉप है ये भी कुछ डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स ले रहा होगा, तो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स बचे ही नहीं जिनके हेल्प से वीड ग्रो कर सके। जो वीड ग्रो करता है उसको भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, लेकिन हमने कई टाइप के क्रॉप्स ऑलरेडी लगा दिए, तो वो सब मिलके ऑलरेडी सारे न्यूट्रिएंट्स ले ले रहे हैं, तो कोई न्यूट्रिएंट बचा ही नहीं ज्यादा जिसके हेल्प से वीड ग्रो कर सके। आप समझ रहे हो मेरी बात? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल क्रॉप्स, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज आर यूज्ड मोर एफिशिएंटली इन इंटरक्रॉपिंग। ठीक है। Thus very little resources are left for growing of weeds, for growing of weeds। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो स्टूडेंट्स एक बार हम रिपीट कर लेते कि अपन यहां पे क्या पढ़ रहे थे कि वीड्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उनको ग्रो करने से। एक तो उनको मैनुअली रिमूव कर दिया जाए जब वो छोटे हों, दूसरा प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन। ठीक है, ब्लॉक करके प्रॉपर अगर हम प्रिपरेशन करें तो वीड्स की ग्रोथ को रोका जा सकता है। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन से कैसे हेल्प मिलती है वो भी हमने देखा है। ठीक है, कि रोटेट करते टाइम कोई ऐसा क्रॉप लगाएं जो वीड को डिस्ट्रॉय कर देता हो। फिर हमने देखा प्रॉपर शोइंग टाइम, कोई ऐसे सीजन और वेदर होते हैं जिनमें आप क्रॉप्स को लगाओ तो उसमें वीड्स कम पैदा होंगे। इंटरक्रॉपिंग से भी वीड्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलती है। राइट, तो ये हमने देखा वीड्स कंट्रोल के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। जब क्रॉप्स ग्रो हो चुके हैं, उनसे हमें ग्रेन्स भी मिल चुका है, तो उन ग्रेन्स को फाइनली हमें कहीं पर स्टोर करना होता है। ठीक है, फिर वो ग्रेन्स जो है वो मार्केट में जाते हैं, वहां पे बेचे जाते हैं। तो ये जब स्टोर किया जा रहा है तो वो भी बड़ा क्रिटिकल फेज होता है। यहां पर भी इन ग्रेन्स को बहुत डैमेज हो सकता है, उस डैमेज से बचाना बहुत जरूरी होता है। दो तरीके के मेनली डैमेज हो सकते हैं, एक बायोटिक प्रॉब्लम्स, एक एबायोटिक प्रॉब्लम्स। बायोटिक प्रॉब्लम्स का मतलब होता है प्रॉब्लम्स ड्यू टू लिविंग बीइंग्स, प्रॉब्लम्स ड्यू टू लिविंग बीइंग्स। बायोटिक वर्ड का मतलब ही होता है लिविंग बीइंग्स। ठीक है, तो लिविंग बीइंग के कारण कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और एबायोटिक प्रॉब्लम्स मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के कारण भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक, बायोटिक प्रॉब्लम्स कैसे हो सकते हैं? इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स अगर यहां पे लग जाएं तो वो ग्रेन्स को खा लेंगे। बर्ड्स, अगर कुछ बर्ड्स घुस जाएं तो वो भी ग्रेन्स को खा सकती हैं। वैसे माइट्स, बैक्टीरिया, फंगाई, ये सब लग जाए तो ग्रेन्स को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सब हो गए लिविंग बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स। तो ये थे बायोटिक प्रॉब्लम्स। एबायोटिक प्रॉब्लम्स में देखो क्या हो सकता है? मॉइस्चर, इनएप्रोप्रिएट टेम्परेचर। मान लो बहुत ज्यादा गर्मी है अंदर, ठीक है, उतनी हाई टेम्परेचर को ये ग्रेन्स टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं तो खराब हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड है तो भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। मॉइस्चर, अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, ठीक है, वाटर लॉगिंग हो जाए, यहां पानी जम जाए, तो उन सब चीजों से ग्रेन्स जो है वो बर्बाद हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम्स हमने देखे, दो टाइप के, बायोटिक और एबायोटिक। तो उन प्रॉब्लम्स का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है वो थोड़ा सा देखेंगे शॉर्ट में, हालांकि बहुत सिंपल सी बात है। तो क्वालिटी डिग्रेडेशन
ऑब्वियसली जो भी प्रोडक्ट्स हैं या ग्रेन्स हैं उनकी क्वालिटी खराब हो सकती है। लॉस इन वेट, ठीक है, उनका वेट कम हो सकता है, ठीक है। चेंज इन कलर, उनका कलर चेंज हो सकता है। लॉस इन जर्मिनेबिलिटी, लॉस इन जर्मिनेबिलिटी, ये जर्मिनेबिलिटी वर्ड का मतलब शायद आपको हो सकता है नहीं समझ में आओ। तो जैसे मान लो ये क्या है, ये आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड चना, राइट। ये चना हम खाते हैं अपने घरों में, जर्मिनेट होता है, ठीक है, उससे ये व्हाइट कलर के चीजें निकलती हैं, तो हम बोलते हैं जर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। तो अगर कुछ इंसेक्ट्स लग जाते हैं उस चने में जब वो स्टोर्ड है, ठीक है, जिसके कारण उसमें कुछ डिजीज हो जाए, तो उसमें जर्मिनेट होने की प्रॉपर्टी खत्म हो सकती है, जर्मिनेट होने की प्रॉपर्टी खत्म हो सकती है, राइट। ओके, तो इन सारी प्रॉब्लम से, स्टोरेज प्रॉब्लम से बचने का सॉल्यूशन क्या है? प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड वेयर हाउस, ठीक है। वो जो ग्रेन्स है उनको प्रॉपर क्लीन करके रखा जाए, और वेयर हाउस उस जगह को बोलते हैं जहां पे स्टोरेज की आ गया है, वहां पे क्लीनिंग रखें, बिल्कुल बिल्कुल क्लीन रखें इन दोनों चीजों को, ताकि कोई भी इंसेक्ट या पेस्ट के लगने के चांसेस कम हो जाए। प्रॉपर ड्राइंग ऑफ प्रोडक्ट्स बिफोर स्टोरिंग, उससे भी पेस्ट के लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। फ्यूमिगेशन टू किल पेस्ट्स एंड इंसेक्ट्स, फ्यूमिगेशन टू किल पेस्ट एंड इंसेक्ट्स। अब ये फ्यूमिगेशन क्या होता होगा आप सोच रहे होंगे। देयर आर ड्रग्स विच फॉर्म टॉक्सिक फ्यूम्स विच कैन किल पेस्ट्स, समझ लो, देयर आर ड्रग्स विच फॉर्म टॉक्सिक फ्यूम्स विच कैन किल पेस्ट्स। मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होती हैं, ठीक है, उनको अगर हम स्टोरेज हाउस में डाल दें तो धीरे धीरे उनसे कुछ फ्यूम्स बनते हैं, कुछ फ्यूम्स बनते हैं। ये फ्यूम जो है वो इंसेक्ट्स या फिर जो भी जर्म्स है उनको किल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है उसी को बोल रहे हैं फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टोरेज से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाए वो भी हमने देख लिया स्टूडेंट्स। बायोटिक प्रॉब्लम्स, एबायोटिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। बायोटिक प्रॉब्लम्स में आ गई लिविंग बींग्स के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स, जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, माइट्स, बैक्टीरिया, फंगाई। एबायोटिक प्रॉब्लम्स में आ गए मॉइस्चर, इनएप्रोप्रिएट टेम्परेचर वगैरह। उसका इफेक्ट क्या है वो भी हमने देखा, क्वालिटी खराब हो जाएगी, लॉस इन वेट वगैरह वगैरह। फिर उस सबसे बचने का सिंपल सिंपल से सॉल्यूशंस है वो भी हमने देखा स्टूडेंट्स, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। मैं आपको याद दिलाऊं कि हम क्या पढ़ रहे हैं इतने टाइम से। इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, हम पढ़ रहे हैं कि कैसे क्रॉप की यील्ड को बढ़ाया जा सकता है, हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने 3 पॉइंट्स देखे। पहला हमने देखा क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। हमने इसमें देखा कि जो क्रॉप हम लगा रहे हैं उसका जो सीड यूज कर रहे हैं उसकी वैरायटी ही अच्छी हो। वैरायटी अच्छी होगी तो बाद में क्रॉप भी अच्छा होगा, सही बात। उसमें हमने 3 पॉइंट्स देखे थे स्टूडेंट्स। कौन कौन से 3 पॉइंट्स देखे थे मैं आपको याद दिलाऊं कि एक हेल्दी सीड्स का यूज किया जाए। पहला तो ये था स्ट्रेट अवे कि हेल्दी सीड्स का यूज किया जाए, ठीक। फिर उसमें दूसरा पॉइंट हमने देखा था स्टूडेंट्स कि हाइब्रिडाइजेशन का यूज किया जाए, हाइब्रिडाइजेशन का यूज किया जाए। तीसरा हमने देखा था कि जेनेटिक इंप्रूवमेंट का यूज किया जाए, जेनेटिक इंप्रूवमेंट। याद आ रहा है स्टूडेंट्स कि अगर हम हेल्दी सीड्स यूज करेंगे तो ऑब्वियसली क्रॉप अच्छा होगा। हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिक इंप्रूवमेंट से हम नए टाइप के सीड्स बनाते हैं जिनके पास अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स हमने पढ़े जिससे क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे इंप्रूव किया जाए। क्रॉप प्रोडक्शन को इंप्रूव करने में हमने कई सारे पॉइंट्स देखे कि एक तो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को सही से मैनेज करना होता है। फिर हमने देखा था कि इरिगेशन को सही से मैनेज करना होता है। फिर हमने देखा था कि क्रॉप पैटर्न से भी बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हमने क्या क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज होना चाहिए। ये क्या है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स डालते हैं जो प्लांट्स तक पहुंचेगा तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। याद आ रहा है आपको। फिर मैन्योर में भी 3 तरह के मैन्योर होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक होता है कॉम्पोस्ट, एक होता है वर्मी कंपोस्ट, और एक था ग्रीन मैन्योर। याद आ रहा है, ठीक है। ओके, ये था न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की बात। फिर इरिगेशन में हमने देखा था कि बहुत सारे मेथड्स है इरिगेशन के। रेन पे लोग जनरली रिलाई करते हैं बट उस पर रिलाई नहीं करना चाहिए। उसके अलावा हमें वेल्स का यूज करना चाहिए, कनाल्स का यूज करना चाहिए, टैंक्स का यूज करना चाहिए, रिवर
लिफ्ट सिस्टम होते हैं फिर, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज करना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सही है। फिर क्रॉप पैटर्न से भी प्रोडक्शन बढ़ सकता है, हमने ये देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि मिक्स्ड क्रॉपिंग का लोग यूज करते हैं। फिर और बताएं, इंटरक्रॉपिंग, फिर और बताएं, क्रॉप रोटेशन, ये सब हमने पढ़ा है उसमें, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, ठीक है। फिर हमने देखा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, तो उसमें भी हमने देखा कि एक तो पेस्ट कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है, पेस्ट कंट्रोल। उसमें भी हमने देखा कि पेस्ट 3 तरीके के होते हैं, वीड्स, इंसेक्ट्स एंड पैथोजेंस। पैथोजेंस वो हैं जिनसे डिजीज फैलती है। फिर हमने देखा कि स्टोरेज जो होती है उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है, उसमें भी 2 तरीके की मेन प्रॉब्लम होती है, एक बायोटिक और दूसरे एबायोटिक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पूरी समरी है कि हमने क्या क्या पढ़ा, कि किस तरीके से क्रॉप की यील्ड को बढ़ाया जा सकता है। तो पहला स्टेप है कि सीड्स ही अच्छे यूज करें ताकि पैदावार अच्छी हो। दूसरा कि जब ग्रोथ हो रही है क्रॉप्स की तो प्रॉपर उसका ध्यान रखा जाए कि उसको न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है, ध्यान रखा जाए कि उसको वाटर प्रॉपर मिल रहा है, और यह भी किया जा सकता है कि क्रॉप के पैटर्न को अच्छा बनाया जाए। फिर क्रॉप को प्रोटेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है हार्मफुल एलिमेंट से, जैसे पेस्ट कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। जब स्टोर कर रहे हैं क्रॉप को तो भी उसका ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है कि वो डैमेज ना हो जाए, ग्रेन्स जो हैं या जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो हमें क्रॉप से मिले वो डैमेज ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हमने एग्रीकल्चर के बारे में बहुत कुछ देखा। अब हमें देखना है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखें, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैव देयर ओन डिसएडवांटेजेस। इस बारे में हम थोड़ा सा बात कर भी चुके हैं स्टूडेंट्स, कि जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं बहुत यूजफुल तो जरूर होते हैं, बहुत फायदेमंद होते हैं, लेकिन अगर उनको बहुत ज्यादा और लॉन्ग टाइम तक यूज किया जाए तो उनके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। क्या? एक तो उनसे पॉल्यूशन क्रिएट होता है। कैसे क्रिएट होता है मैंने आपको बताया। डैमेज सॉइल फर्टिलिटी इन लॉन्ग रन, ठीक है। ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ऑब्टेन्ड में कंटेन हार्मफुल केमिकल्स इन स्मॉल क्वांटिटी। कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि अगर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया है तो अब प्लांट से जो हमें ग्रेन्स मिलेंगे या फ्रूट्स मिलेंगे या वेजिटेबल्स मिलेंगे, अब सोच के देखो, उनमें भी थोड़े से केमिकल्स प्रेजेंट होंगे। कहां से आए होंगे वो केमिकल्स? इनमें जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हमने यूज किए हैं उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो वो कुछ केमिकल्स जो हैं वो ग्रेन्स में, फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में भी पहुंच जाते हैं। और स्टूडेंट्स, आप सोचो कि अगर इन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को जब हम खाएंगे तो वो केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जाता है और हमें हार्म पहुंचा सकता है। दिस इज वन वेरी बिग डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग लॉट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो स्टूडेंट्स, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। देखिए आप, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज फार्मिंग सिस्टम विथ नो और वेरी लिटिल यूज ऑफ केमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। ये मॉडर्न स्टाइल है फार्मिंग का जिसमें केमिकल्स का, मतलब फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का कम से कम या बिल्कुल भी ना के बराबर इस्तेमाल किया जाता है और फिर भी बहुत अच्छी एग्रीकल्चरल यील्ड ऑब्टेन की जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि यार जब फर्टिलाइजर्स का यूज कर ही नहीं रहे हैं तो न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलेंगे, पेस्टिसाइड्स का यूज कर ही नहीं रहे हैं तो फिर पेस्ट्स मरेंगे कैसे? तो कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छे से की जाती होगी? तो हम देखते हैं जरा स्टूडेंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। यूज ऑफ मैन्योर। मैन्योर क्या होता है आपने देखा है, उसमें कोई केमिकल्स भी नहीं होते हैं तो उनको तो अच्छे से यूज किया ही जाता है, ठीक है। लेकिन मैन्योर्स की ये प्रॉब्लम होती है ना कि वो ज्यादा न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। इसे तो फर्टिलाइजर्स यूज करना पड़ता है, ठीक। लेकिन यहां पे नहीं करते हैं फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज। मैन्योर को एक तो अच्छे से यूज करते हैं। दूसरा, यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। अच्छा, अब देखो, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं नॉर्मल उसमें केमिकल्स होते हैं, वो यूज नहीं करते हैं। कुछ अलग टाइप के फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जिनको हम बायो फर्टिलाइजर्स बोल रहे हैं। अब ये बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं?
ब्लू ग्रीन एल्गी ऑर्गेनिज्म। आप ये फोटोग्राफ देखो, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसको एज अ फर्टिलाइजर सॉइल में यूज किया जाता है। ये क्या काम करता है स्टूडेंट्स? इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, ये तो एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। ये कैसे काम करता है? देखो, ये है हमारा ग्राउंड स्टूडेंट्स, ये है सॉइल, ठीक है। सॉइल के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन। तो जब इस ऑर्गेनिज्म को हम फर्टिलाइजर की तरफ यूज करते हैं तो ये कुछ ऐसा काम करता है जिससे एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन सॉइल में आता है, एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन सॉइल में आता है, ठीक है। तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। जो नॉर्मल हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे थे उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सॉइल में नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ाते हैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी यूज कर रहे हैं, जो कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें कोई केमिकल नहीं है। वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को सॉइल में लाता है, ठीक है। तो देखिए लिखा गया है, दे फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू सॉइल, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि बायो फर्टिलाइजर्स बहुत ही अच्छी चीज होती है, बिना केमिकल्स के वो काम हो जाता है जो फर्टिलाइजर्स करते हैं, ठीक है। देन यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स, वैसे ही बायोपेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। बायोपेस्टिसाइड्स में किन चीजों का यूज किया जाता है? देखें, नीम एंड टर्मरिक कैन किल स्मॉल कैन किल सम पेस्ट्स, ठीक है। नीम आपको पता है, टर्मरिक आपको पता है, ये सब किचन में यूज होने वाले सिंपल चीजें हैं, इनसे पेस्ट्स को मारा जा सकता है, तो इनका यूज किया जाता है पेस्ट कंट्रोल में, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो किल पेस्ट्स, ध्यान देंगे, they are intentionally put in soil to kill pests, they act as biofertilizers, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आया कि जो नॉर्मल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स है जिनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उनके जगह पे हम बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। फिर देखिए आप, वीड एंड पेस्ट कंट्रोल सिस्टम्स आर यूज्ड सो दैट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इज नॉट रिक्वायर्ड। स्टूडेंट्स, मैंने आपको वीड कंट्रोल पढ़ाया था कि क्या मेजर्स हम ले सकते हैं ताकि विड हो ही नहीं, ताकि उनको मारने की नौबत ही नहीं है। तो उस तरीके के मेजर्स लिए जाते हैं जिससे विड और पेस्ट जो है फील्ड में लगे ही नहीं, और वो लगेंगे ही नहीं तो पेस्टिसाइड की यूज करने की नौबत ही कम आएगी, ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन, ये जो टेक्निक्स होती है इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। ये किस तरह से यूजफुल होती है ये तो हमने देखा ही है स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, तो ये हमने देखा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की जरूरत है वो आपने देखा, क्योंकि ज्यादा फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स के यूज से ये डिसएडवांटेजेस होते हैं। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या क्या काम करते हैं उसकी एक लिस्ट है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। बेसिकली केमिकल्स का यूज कम करना होता है, तो मैन्योर्स का यूज करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, विड कंट्रोल और पेस्ट कंट्रोल मेजर्स लेते हैं ताकि पेस्टिसाइड्स की जरूरत ही कम पड़े। फिर हेल्दी क्रॉपिंग करते हैं थ्रू मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, ठीक है। तो इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में ऑर्गेनिक फार्मिंग कुछ अमाउंट में भी की जाती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी लार्ज स्केल पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी बाकी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।